Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss our first topic, the financial toxicity of cancer care in India. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करते हैं हाई कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो पहले जो कैंसर पेशेंट्स हैं इंडिया में उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स कराने के लिए। जो थेरेपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और अफोर्डेबल नहीं है लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए अफोर्ड करना। Then next we have is devastating impact of financial toxicity. तो families की कई बार ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स एसेट्स सब कुछ लग जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। फाइनेंशियल बर्डन जो है उससे जनरेशनल पॉवर्टी भी आती है और फिर फ्यूचर फैमिली मेम्बर्स में इफ़ेक्ट करती है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर। तो जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसकी जो कॉस्ट है उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, फिर नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी आते हैं, पर लेकिन जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जैसे कि आयुष्मान भारत कवर वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का कवर करती है, बाकी कॉस्ट तो उसमें आती ही नहीं है। वो सारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो ऑलमोस्ट 50% हो जाती है टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट के। फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो अंडर फंडेड हैं जिसके कारण उनमें लिमिटेड पर्सोनल है, फिर फैसिलिटीज़ भी कम है, मेडिसिन उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उधर डिलेड डायग्नोसिस होता है और उसके बाद फिर पुअर ट्रीटमेंट होता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ग्रो तो रैपिडली कर रहा है, ऑलमोस्ट वैल्यूड एट ₹8 लाख करोड़, पर लेकिन कंसर्न्स है कि उससे फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आ रही है, हर कोई बंदा प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता। एड्रेसिंग द फाइनेंशियल बर्डन। तो कुछ एक स्टेट जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला इन्होंने स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी हैं टू फाइनेंस कैंसर ट्रीटमेंट। तो नॉन मेडिकल सपोर्ट के लिए कैसे किया जाए? इंडियन रेलवेज एंड एयर इंडिया ऑफर्स डिस्काउंटेड फेयर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। देन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल। देन रोल ऑफ एनजीओज एंड नॉन प्रॉफिट्स। तो अब इनका क्या रोल रहता है कि जैसे नेशनल कैंसर ग्रिड है उसने रिड्यूस्ड कैंसर ड्रग कॉस्ट बाय 82%, उन्होंने वो कम किया। फिर कचर कैंसर हॉस्पिटल जो असम में उन्होंने अकोमोडेशन मील्स और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया पेशेंट्स को। रोल ऑफ फिलेंथ्रोपी एंड सीएसआर। तो इंडिया के पास नियरली 3 लाख नॉन प्रॉफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर सिर्फ कुछ ही हैं जो कैंसर केयर पे फोकस कर रही हैं। ज़्यादातर जो लार्ज नॉन प्रॉफिट्स हैं वो कवर करती हैं प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और सपोर्ट, पर लेकिन जो छोटी मोटी हैं वो सिर्फ पेपर वर्क या फंडिंग में ही हेल्प कर पाती हैं। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया का जो सीएसआर एक्ट है उसमें कंपनीज को कहा जाता है कि सोशल कॉजेज के लिए भी फंड्स उन्हें निकालने ही हैं। तो 2022 23 में 6,800 करोड़ जो है वो हेल्थ केयर के एलोकेटेड हुए, पर स्पेसिफिक कैंसर डाटा जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहा। देन वेल्थ एंड फिलेंथ्रोपी। तो फोर्ब्स 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया जाता है कि इंडिया हैज़ 100 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स हैव कंबाइंड वेल्थ ऑफ 8.4 लाख करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स की ज़रूरत है टैक्स एग्जम्पशंस की, ताकि फंड जो है वो कैंसर केयर की तरफ चैनलाइज करे जा सकें। नीड फॉर सिस्टमिक चेंज। तो वही पॉल्यूशन के कारण, अर्बनाइजेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, इन सब के कारण कैंसर रेट्स तो बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स भी बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशंस यही हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, पब्लिक हेल्थ केयर फंडिंग बढ़ाना, नॉन प्रॉफिट्स का इधर ध्यान लाना, इंडियन फिलेंथ्रोपी को जगाना, सीएसआर की तरफ, सीएसआर का भी इधर ध्यान लाना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा, तभी फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है कैंसर केयर का रिड्यूस हो पाएगा। द नेक्स्ट इज इंडिया इंडोनेशिया टाइज एज अ बेकन ऑफ फॉर ग्लोबल रिलेशंस। तो हिस्टोरिकल टाइज हमें पता है, जैसे कि हमारे रिपब्लिक डे पे अभी इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट बनकर आए 76th रिपब्लिक डे पे। और इससे पहले जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था तब भी उनके इंडोनेशिया के फाउंडिंग फादर बेसिकली प्रेसिडेंट सुकार्नो वो तब भी चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो हम रिलेशन देख रहे हैं काफ़ी पुराने हैं, तो हमें अब एम होना चाहिए दोनों लीडर्स का, दोनों नेशंस के लीडर्स का, कि कोलैबोरेशन बढ़ाएं ट्रेड में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में। ट्रेड एज अ की ग्रोथ एरिया। तो इंडोनेशिया और इंडिया ने पहले एक ट्रेड एग्रीमेंट 1966 में करा था। उधर पर जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, उनमें सही है। आ जाओ, इकोनॉमिक जो है टाइज ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, अच्छे भले हैं, पर लेकिन जितना उनका पोटेंशियल हो सकता है ना उससे थोड़े कम है अभी।
इंडिया इंडोनेशिया सीईओज फोरम आइडेंटिफाइड 5 की सेक्टर्स फॉर ग्रोथ, जैसे कि एनर्जी, फूड एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट, ट्रेड एज अ की ग्रोथ एरिया। तो करंट बायलेटरल ट्रेड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सिर्फ अभी एट द स्टैंडर्ड $30 बिलियन है, बट पोटेंशियल है कि इनको और क्वाड्रपल ट्रेड वॉल्यूम करा जा सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, क्योंकि दोनों नेशंस की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स है वो काफ़ी हाई है। इंडिया का 6.5% है, इंडोनेशिया का 5.1%, और दोनों का एक ग्लोबल एवरेज से अबव है। फिर इंडिया ने इन्वेस्ट करे हैं $1.56 बिलियन इन इंडोनेशिया, while इंडोनेशिया हैज़ इन्वेस्टेड $653.8 मिलियन इन इंडिया। पर अभी भी हमारे जो भी पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है उससे काफ़ी कम है। फिर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में, और साथ में ग्लोबल लीडर्स की तरफ ट्रांजिट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2018 focusing on maritime security. Nations are strengthening counter terrorism and cyber security efforts. तो दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो सकता है, और रीजनल स्टेबिलिटी साथ में इंश्योर करने पे ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इन 2024 तो इंडोनेशिया ने ब्रिक्स भी ज्वाइन कर लिया था, और इंडिया और चाइना जो ग्रुप्स हैं वो इनमें से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के हैं। तो दोनों पर, लेकिन जो हमारी दोनों कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया और इंडिया, ये चाहे ब्रिक्स का नेशन है, ब्रिक्स को हम देखते हैं, और इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है यूएस के साथ भी और वेस्टर्न नेशंस के साथ। तो यूएस अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ थ्रेटन न्यू टेरिफ्स इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। तो इंडोनेशिया जो है वो भी काफ़ी रिच है निकल, कॉपर, टिन, बॉक्साइट में, जिसको ओपन ट्रेड एक्सेस के लिए वो चाहता है यूएस, इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में। Future of India-Indonesia relations. So 76 years of strong partnership continues to grow. Their collaboration in trade, security and geopolitics can make them key players in Indo-Pacific. The next is India must further strengthen its investment in school education. तो अभी जो 2025 का बजट है उसने ₹500 एलोकेट किया फॉर एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, देन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्कूल्स में, और 5 थर्ड जनरेशन आईआईटीज़ को एक्सपैंड करने की बात करी गई है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में इन फंडिंग बढ़ाने की, 7% इंक्रीज इन हायर एजुकेशन फंडिंग, जो कि पिछले साल से तो ज़्यादा है पर उससे पिछले साल से कम है। देन चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन क्या है, यूजीसी जैसे अब इतने ज़्यादा चीज़ें लाना चाहती है, इतने रिफॉर्म्स लाना चाहती है, तो उसके लिए फंडिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यूजीसी के काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स, काफ़ी अच्छा सोच रही है वैसे यूजीसी, या जो भी सोच रही है उसके अकॉर्डिंग, जैसे वो चाहते हैं कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, फिर मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोर्स एनरोलमेंट्स में, फिर बाय एनुअल एडमिशन्स की साल में 2 बार एडमिशन्स हों, या फिर आप एक कुछ कोर्सेज आप कम टाइम में भी कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में रखना। फिर इन सब से जो फाइनेंशियल बर्डन है ना वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे आएगा, पर लेकिन जो 2025 का बजट है वो अभी इस सब के लिए प्रोविजंस लैग करता है। देन स्कूल एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना उसको कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो हमने देखा है एएससीआर की जो 2024 की रिपोर्ट है उसने रिकवरी शो करी है फ्रॉम कोविड-19 लर्निंग लॉसेस, बट जो अभी भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो अभी भी उतनी अच्छी अचीव नहीं हो पाई है। निपुण भारत स्कीम एम्स फॉर फुल एफएलएन बाय 2026 टू 2027। देन बजट 2025 का जो है वो एलोकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन इंक्रीज बाय 11,000 करोड़, पर जो परसेंटेज है ऑफ टोटल बजट वो अभी भी ये सिर्फ 0.12% ही कर रहा है। देन हायर एजुकेशन बजट फ्रैक्शन रिमेन्स एट 0.99%। देन गैप्स इन अर्ली एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी। तो एनईपी के जो सिस्टम है कि 5+3+3+4 सिस्टम, तो वो प्रायोरिटाइज करता है अर्ली एजुकेशन को अप टू क्लास 3। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है 2 years बिफोर क्लास 1 वो हैंडल्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो कि खुद अंडर पेड हैं, ओवर बर्डन हैं और एडुकेट ट्रेनिंग लैक करते हैं।
तो ऑब्स्टेकल है कि हम कैसे फिर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के गोल्स अचीव करेंगे। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन, एक फोकस्ड फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की ड्राइव चलाई जानी चाहिए ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स को हम इस काम पे लगा सकें और हम जो अपना टारगेट है वो अचीव कर सकें। थैंक यू।